पिछले वीडियो में हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान देखे और उसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत थी वो देखा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में समझना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नॉट ओनली मेंटेन्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुसलमान, सिख, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए रखा गया था, इस एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में न केवल पुराने एक्ट के इस प्रावधान को कंटिन्यू रखा गया, बल्कि इस एक्ट ने ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसको और आगे बढ़ाया और इसे इस बार शेड्यूल कास्ट या डिप्रेस्ड कास्ट या दलित वर्ग के लोगों के लिए, साथ में महिला और मजदूर वर्गों के लिए भी जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने द स्कोप ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को वाइड किया और ज्यादा बढ़ाया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं अगस्त ऑफर। हमें याद रखना है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो चल रहा है पूरी दुनिया में और भारतीयों ने मन बना लिया है कि प्रथम विश्व युद्ध की तरह हम इस बार धोखा नहीं खाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने हमें लॉलीपॉप देकर के कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको कुछ बेहतर देंगे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का अनुभव हमें बताता है कि उससे हमें कुछ मिला नहीं। इसलिए इस बार भारत के ज्यादातर कांग्रेस और राष्ट्रवादी लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार द्वितीय विश्व युद्ध में हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे और यदि देंगे तो एक ही शर्त में कि वो पहले से हमको इंडिपेंडेंस देने का भरोसा दे कि जैसे युद्ध खत्म होगा हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे, प्लस 60-70% चीजें वो अभी से देना हमको शुरू कर दें। केवल बातें पर अंग्रेजों के हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसलिए भारत में विरोध चल रहा था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में जहां भारत ने काफी मात्रा में सैनिक, धन, खाद्य पदार्थ, इंडस्ट्रियल गुड्स और वॉर रिलेटेड सामग्री का कंट्रीब्यूशन दिया था अंग्रेजों को और अंग्रेजों ने थैंकफुल कहा था कि हम बिना भारतीयों की जीत ही नहीं पाते, तो भारतीयों को महत्व अपना मालूम था कि हमारे बिना अंग्रेज कमजोर हो जाएंगे, इसलिए इस बार हमने ठान लिया था कि हम साथ नहीं देंगे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जानती थी कि बिना भारत के हमें बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, इसलिए ब्रिटेन भी लगातार भारत को ऑफर दे रहा था, लगातार भारत को नए नए लॉलीपॉप दे रहा था कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस और राष्ट्रवादी तैयार हो जाएं ताकि भारत का सहयोग ब्रिटेन को द्वितीय विश्व युद्ध में मिल सके। इसलिए अगस्त ऑफर, अगस्त 1940 के महीने में भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने, जो कि शिमला में थे उस समय, उन्होंने एक ऑफर दिया था भारत को कि आप ये ले लीजिए, इसके बदले में आप द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दीजिए। तो ये जो अगस्त ऑफर है, अगस्त के महीने में आया था 1940 में, ये आया था टू गेन इंडियन सपोर्ट इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। इसका उद्देश्य था भारतीय से द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करना। वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिनलिथगो मेड एन ऑफर व्हिच इंक्लूडेड, लॉर्ड लिनलिथगो ने, क्योंकि लॉर्ड लिनलिथगो पर, जो कि वायसराय ऑफ इंडिया थे, दबाव था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लंदन में बैठते थे कि किसी भी तरीके से भारतीयों का मदद प्राप्त करो, तो वायसराय ने ऑफर दिया जिसमें शामिल था डोमेनियन स्टेटस टू इंडिया, भारत को डोमेनियन स्टेटस दिया जाएगा। ये सब भविष्य की बातें हो रही है, जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब दिया जाएगा। और एडवाइजरी बाय काउंसिल, भारत में एक युद्ध सहायता परिषद, वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा जिसमें भारतीय लोग भी होंगे, अंग्रेज लोग भी होंगे और भारत किस प्रकार का सहयोग युद्ध में अंग्रेजों का करेगा इस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, एक्सपेंशन ऑफ वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसके पास असली ताकत होती थी, उसमें भारतीयों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाएगी और इस प्रोविजन को जो है बहुत जल्द मान लिया गया और 1941 में ही वायसराय के काउंसिल में टोटल 12 मेंबर्स में से 8 मेंबर्स भारतीय थे और 4 विदेशी थे। यानी पहली बार 1941 में अगस्त प्रस्ताव के कारण वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस मेंबर की मेजॉरिटी हुई। ठीक है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला था, हम तो पूर्ण आजादी का मन बना चुके थे। ठीक है। तीसरी बात, सेटिंग अप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली आफ्टर वॉर वेयर मेनली, इस मेनली शब्द को बहुत जो है
ध्यान देना है, मेनली इंडियंस वुड डिसाइड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बार अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से यह कहा कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी जिसमें मेनली माने मुख्यता माने ज्यादातर लोग भारतीय होंगे और वही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भारत का संविधान बनाएगी। अब भारत का संविधान ब्रिटेन से नहीं बनेगा, अंग्रेजों द्वारा नहीं बनेगा, भारत के लोगों के द्वारा भारत में बनी हुई एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा भारत का संविधान बनाया जाएगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण बात इसमें कहा गया था, ठीक है। लेकिन यहां मेनली शब्द से दिक्कत है, ठीक है। हमारे कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि मेनली नहीं ओनली होना चाहिए, कि उसमें केवल भारतीय होंगे, ठीक है। क्योंकि मेनली भारतीय का मतलब अगर 100 लोग होंगे तो उसमें 50-55 लोग रख दिए जाएंगे भारतीय और 40-45 लोग रख दिए जाएंगे अंग्रेज। बोले भाई हमने कहा था मेनली इंडियंस, तो मेनली इंडियंस कर दिया। भारतीयों का कहना था कि 100 के 100 उसमें भारतीय होने चाहिए, ठीक है। लेकिन खैर कुछ भी हो, पहली बार ये बात कही गई थी कि संविधान सभा भारत में बनेगी, उसमें ज्यादातर भारतीय होंगे और वो संविधान बनाएगी, ब्रिटेन से संविधान नहीं बनेगा। चौथी बात इसमें कहा गया था, नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी एडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। और ये जो संविधान सभा है, अगर ये संविधान बनाती है भारत के लिए, तो उस संविधान को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक भारत में रहने वाले माइनॉरिटीज उस संविधान को एग्री नहीं कर लेते, ठीक है। अब ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट थे, ठीक है, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण पॉइंट थे और बड़े अच्छे थे। और इसका यही महत्व है कि वायसराय ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीय लोगों की मेजॉरिटी कर दी गई और यह कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनेगी भारत में। ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट थे, ठीक। लेकिन कांग्रेस को दिक्कत 2 पॉइंट से थी। उन्होंने कहा अब हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, हमें तो आजादी की बात कर रहे हो, आजादी देना है बात करो, अगर आजादी दे रहे हो तो 60-70% चीजें अभी हमारे हाथ में कर दो और बाकी जो 30-35-40% बचेगा वो युद्ध के बाद हमको दे देना। अगर इस बात से कम में आप एग्री करते हो तो हमें मंजूर नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी नेताओं ने इसको मना कर दिया। चौथे पॉइंट में दिक्कत थी कांग्रेस को। कांग्रेस ने कहा, क्योंकि चौथा पॉइंट यह कहता है कि अगर इंडिया के माइनॉरिटी अर्थात मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख ये चाहे तो भारत के संविधान जो इतनी मेहनत से बनाया जाएगा उसको ये अस्वीकार कर सकते हैं, ऐसा ये प्रस्ताव कहता है। एक प्रकार से मुस्लिम लीग के हाथ में ये वीटो पावर दे दिया गया था कि पूरी मेहनत से संविधान बनाए और बाद में मुस्लिम लीग तो दिल दिमाग से 1906 से ही ये दिल दिमाग से वो अपना काम कर रही है कि हमें तो हिंदुओं के साथ रहना ही नहीं, हमें तो अलग पाकिस्तान चाहिए। तो स्वाभाविक बात है कोई विरोध करे चाहे ना करे, मुस्लिम लीग तो उस संविधान का विरोध करेगा ही। तो एक प्रकार से ये खुली छूट दे दी गई थी मुस्लिम्स के हाथ में, मतलब मुस्लिम लीग के हाथ में, कि वो बने बनाए संविधान को वीटो कर सकता था। इसलिए कांग्रेस ने इन दोनों पॉइंट का विरोध किया और अल्टीमेटली अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। मुस्लिम लीग ने इसको माना कि ठीक है वेलकम, लेकिन नॉट सेटिस्फाइड कंप्लीटली। मुस्लिम लीग भी पूर्ण रूप में इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीग के फेवर में पॉइंट नंबर 4 तो था, लेकिन इसमें कहीं पर भी यह बात नहीं कही गई थी कि मुसलमानों के लिए एक पृथक देश पाकिस्तान बनाया जाएगा, और मुस्लिम लीग यही बात बार बार दोहराई गई थी। इसलिए मुस्लिम लीग काफी हद तक संतुष्ट जो है वेलकम किया इस बात को, क्योंकि चौथा पॉइंट उसके फेवर में था, लेकिन सेटिस्फाई वो भी नहीं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट किया था ड्यूरिंग कांग्रेस वर्किंग मीटिंग। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग बुलाई गई थी कि अगस्त प्रस्ताव पर क्या बात करें क्या ना करें। तो वर्धा में ये मीटिंग हुई थी 21 अगस्त 1940 को, ठीक है, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि हम अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं। उसके 2 रीजन थे। पहला, वीटो टू मुस्लिम लीग। वीटो टू मुस्लिम लीग भाई मैं समझा चुका हूं कि संविधान बनने के बाद मुस्लिम लीग चाहे तो उसको मना कर दे, और फिर जब मुस्लिम लीग मना कर देगी, हो सकता है एक आध कोई और माइनॉरिटी मना कर दे, तो अंग्रेज कहेंगे कि जब तुम ही अपना संविधान नहीं बना सकते तो भाई अब हम क्या करें, ठीक है। दूसरा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी आजादी, इससे कम कुछ नहीं चाहिए। तो अगस्त प्रस्ताव था ये, इसका क्या महत्व था, इसको कैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कैसे देखा, ये तमाम बातें, ठीक। अब इसके विरोध में, क्योंकि अब सरकार जो है कांग्रेस की बात मान नहीं रही थी, ब्रिटिश सरकार, तो कांग्रेस हाथ में हाथ धरे तो बैठेगी नहीं। तो कांग्रेस में जो गरम दल के टाइप के लोग थे, जवान लोग, रेडिकल विचारधारा के लोग, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इस टाइप के जो लोग थे, और दूसरे कुछ बूढ़े लोग थे, गांधी और उनके समर्थक। तो इस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद प्रश्न उठा कि अब आगे कांग्रेस क्या करेगी। उस पर जो गरम दिमाग के लोग थे, जवाहरलाल नेहरू टाइप के लोग, उनका मानना था कि अब एक बहुत बड़े जन आंदोलन की जरूरत है, मास मूवमेंट की जरूरत है। लेकिन
गांधी और उनके समर्थक चाहते थे कि अभी मास मूवमेंट का समय नहीं आया है। एक तो ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में बिजी है और हमें उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। जब हमारा शत्रु परेशान हो, गांधी जी का यहां पर सत्याग्रह हिंसा का सिद्धांत कि जब हमारा शत्रु परेशान हो तो उसको और परेशान मत करो, उसके साथ सहानुभूति दिखाओ। तो ब्रिटेन इस समय परेशान है और हम भारत में मूवमेंट छेड़ेंगे तो उससे अंग्रेजों को दिक्कत होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गांधी जी का मानना था कि जन आंदोलन करेंगे तो उसमें हिंसा हो सकती है और हिंसा होगी तो अंग्रेजों को भी दिक्कत होगी, हमको भी दिक्कत होगी। फिर उस हिंसा को दबाने के लिए सेना, पुलिस, तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये दो कारणों से गांधी जी को लगा कि अभी समय ठीक नहीं है, हमें जन आंदोलन नहीं करना चाहिए, हमें इंडिविजुअल सत्याग्रह करना चाहिए। इंडिविजुअल माने एक एक आदमी अपने आप को लाखों के बराबर मानेगा और संसद भवन के सामने नई दिल्ली में जाके खड़ा होगा, जनता को जागरूक करेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कितना घातक है भारतीयों के लिए और हमें अपनी आजादी के लिए तैयार होना है, इस प्रकार की बात करेगा। ब्रिटिश सरकार पुलिस भेजेगी, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगा, वो कोई विरोध नहीं करेगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारे हजारों की संख्या में सत्याग्रही एक एक करके जेल में चले जाएंगे, जनता को जागरूक कर देंगे और एक जन आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है हमारी तैयार हो जाएगी, ऐसा मानते थे गांधी जी। ठीक है, तो हम देखते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940-41 में तक चला। तो आईएनसी आफ्टर अगस्त ऑफर, अगस्त के प्रस्ताव के बाद कांग्रेस में दो धड़े में कांग्रेस बढ़ गई थी। रेडिकल एंड लेफ्टिस्ट विंग माने वही गरम दल के लोग, जो युवा लोग थे कांग्रेस में, वांटेड मास मूवमेंट, वो एक जन आंदोलन चाहते थे, लेकिन गांधी चाहते थे इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, एक एक व्यक्ति के द्वारा, जन आंदोलन नहीं। ठीक है, लेकिन ये व्यक्तिगत सत्याग्रह भारत को आजादी दिलाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि एक आदमी आजादी दिला भी नहीं सकता। तो ये भारत को आजादी दिलाने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य है टू अफर्म दी राइट ऑफ स्पीच, अपनी बोलने की आजादी को निश्चित करना। वो क्या बोलेगा, वहां जाके खड़ा होगा दिल्ली में और खड़ा होकर वहां पर अपनी बात जनता को इकट्ठा करके कहेगा, जिसमें वो दो बातें कहेगा। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध भारत की मर्जी के खिलाफ है, इसमें भारत की मर्जी जाने बिना भारतीयों को शामिल कर लिया गया है, इसलिए भारत के लोगों का दायित्व है कि अंग्रेजों का साथ ना दें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब भारत की आजादी का समय आ गया है और भारत को आजादी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें इसके लिए तैयार रहना है। ये दो बातें समझाना है जनता को, एक एक करके हमें जाएंगे। ठीक है, टू अवॉइड द चांसेस ऑफ एनी वायलेंस, और किसी प्रकार की इसमें हिंसा का खतरा है नहीं, इसलिए गांधी जी जन आंदोलन की जगह पर व्यक्तिगत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह का समर्थन करते थे। इसके लिए गांधी जी ने सधे हुए सत्याग्रहियों को, जो सत्याग्रह, अहिंसा, सविनय अवज्ञा, इन सारे सिद्धांतों में सधे हुए थे, ऐसे लोगों की फौज तैयार की। उसमें से पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे। पहले सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए विनोबा भावे थे। विनोबा भावे गए, दिल्ली में खड़े हो गए, लोगों को संबोधित किया। अंग्रेज लोग आए, पुलिस लेकर के इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में चले गए। उसके बाद आए दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरे नंबर पे आए ब्रह्मदत्त, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर इनके बाद धीरे 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 करके लगभग 30,000 लोगों ने, जो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। 30,000 में से सारे लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया गया। ठीक, सबको ऑल वेंट टू जेल। गांधी सस्पेंडेड इट ऑन दिसंबर 1940। दिसंबर 1940 आते आते तक गांधी जी ने, जो सितंबर में शुरू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, सितंबर 1940 में, तो दिसंबर आते आते तक गांधी जी ने इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को खत्म नहीं किया, सस्पेंड कर दिया, टाल दिया थोड़े समय के लिए, और फिर दोबारा उसको लॉन्च किया 10-15 दिन रुक करके जनवरी 1941 में। और फिर एक एक करके 20,000 सत्याग्रहियों ने फिर से अपना सत्याग्रह प्रदर्शन किया, लोगों को जागरूक किया, विश्व युद्ध के खिलाफ अपनी बात जनता तक पहुंचाई, और इसमें भी 20,000 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, लेकिन दिसंबर 1941 आते आते तक सारे सत्याग्रहियों को छोड़ दिया गया, क्योंकि इन्होंने कोई अपराध तो किया नहीं था, कोई क्रिमिनल केस तो बना नहीं था। 2-4-10 दिन उनको जेल में रखा और फिर छोड़ दिया गया। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम वर रिलीज्ड, जहां पर कहीं कोई हिंसा नहीं हुई थी, मारधाड़ नहीं हुई थी, मोस्ट ऑफ देम को रिलीज कर दिया गया। ठीक है, तो ये था सत्याग्रह आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इस सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी नाम दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि दिल्ली में जाकर के लोगों को अपना सत्याग्रह दिखाना था, अपने घर में बैठ के सत्याग्रह नहीं करना था। ठीक है, तो दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता था। इसका महत्व यह है, इस दिल्ली सत्याग्रह का,
कि इसमें जनता तक कांग्रेस के नेताओं ने अपनी बात पहुंचाई, एक आंदोलन भी हो गया, हिंसा भी नहीं हुई, भारतीयों को भी परेशानी नहीं हुई, ब्रिटिश सरकार को भी परेशानी नहीं हुई, और भारतीय नेताओं की जो आवाज है वो जनता तक पहुंच गई और एक बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि अब तैयार हो चुकी थी, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी थी। ठीक है, इसी दौरान ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से भी अंग्रेज हिली हुई थी, और भी कई कारण थे जिससे अब अंग्रेजों को भारतीयों का समर्थन पाना बहुत जरूरी हो गया। वो कौन कौन से कारण थे मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसलिए भारत सरकार ने अगस्त प्रस्ताव को के फेल हो जाने के बाद हार नहीं मानी, उसने दोबारा अपने कुछ लोगों का समूह बना करके भारत भेजा। उस समूह के मुखिया थे सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी के एक महत्वपूर्ण मंत्री थे। उस समय कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही थी ब्रिटेन में, जिसमें लेबर पार्टी की सरकार का एक हिस्सा थी, और लेबर पार्टी हमेशा से भारत के पक्ष में और भारत के प्रति सिंपैथी रखने वाली विचारधारा से काम करती थी। तो उसी लेबर पार्टी के एक मंत्री जिनका नाम था सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, उसकी अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा। मिशन का मतलब उसको कोई काम, उसको कोई उद्देश्य देके भारत भेजा कि जाओ और ये काम करके ही आओ। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत पहुंचा। इसमें जो स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स थे, इनको जानबूझ के इसलिए भी भेजा गया था क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे मित्र थे। तो शुरू में तो कांग्रेस ने विचार बना लिया था कि अब क्रिप्स मिशन में जब भारत आएगी तो हम उसके साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, हमें केवल आजादी चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, ऐसे कुछ नेताओं के कहने पर कांग्रेस ने मन बनाया कि चलो क्रिप्स से मिलते हैं, उससे बात करते हैं वो क्या ऑफर लेके आया है। तो ये जो क्रिप्स मिशन है ये मॉडिफाइड अगस्त ऑफर है। ये जो अगस्त ऑफर में 4 बिंदु थे, इसमें कुछ और बिंदु जोड़े गए। ये 4 के 4 बिंदु तो थे ही, उसमें कुछ और भी पॉइंट जोड़ा गया, इसलिए क्रिप्स मिशन को हम मॉडिफाइड अगस्त ऑफर भी कहते हैं। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, जो कि फ्रेंड ऑफ नेहरू थे। ठीक है, ये लेबर पार्टी के मेंबर थे और ये आया था टू सिक्योर इंडियन सपोर्ट इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। इसका भी उद्देश्य वही था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। क्रिप्स मेड अ प्रपोजल। क्रिप्स भारत के सभी नेताओं के साथ मिले जुले, सबके साथ चर्चा किया, सबके साथ बातचीत किया और फिर अपना एक प्रस्ताव बनाया, और वो प्रस्ताव भारत में मुस्लिम लीग, कांग्रेस सभी लोगों को दे दिया कि भैया ये मेरा प्रस्ताव है, इसको मान जाओ और द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा मदद करो। क्या था उस प्रस्ताव में? डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, जो पहले कहा गया था। इसमें एक नई बात यह कही गई थी कि भारत में जो राज्य हैं, ब्रिटिश इंडिया के स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स, इन दोनों को मिलाकर के ऑल इंडिया यूनियन बनाया जाए। ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बनाया जाए। वर्तमान में भारत वास्तव में सही अर्थों में एक फेडरल कंट्री नहीं है, यूनियन कंट्री है। ठीक है, और फेडरल और यूनियन का क्या अंतर है मैं पॉलिटी पढ़ाते समय आपको समझा दिया। तो इसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में कहा गया था भारत एक फेडरल कंट्री होगा, इसमें कहा गया भारत एक यूनियन कंट्री होगा, फेडरल नहीं होगा। हालांकि फेडरल यूनियन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मैं समझा चुका हूं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज प्लस नॉमिनेटेड। वही बात इसमें भी दोहराई गई थी अगस्त प्रस्ताव में, लेकिन इसमें कुछ नई बात जोड़ी गई थी। अगस्त प्रस्ताव में केवल यह कहा गया था कि भारत में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी, जिसमें मेनली भारतीय लोग होंगे, लेकिन वो इलेक्शन के माध्यम से होंगे या नॉमिनेटेड होंगे ये नहीं कहा गया था। अगस्त वाले ऑफर में 2 बातें कही गई थी। पहला, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होगा और उसमें केवल और केवल भारतीय होंगे, ओनली नहीं, मेनली नहीं, ओनली। पहली बात। अगस्त में और क्रिप्स में क्या अंतर है समझ लीजिए। तो क्रिप्स में कहा गया था एक संविधान सभा होगी जिसमें ओनली इंडियंस होंगे। ठीक, उनमें से कुछ लोग इलेक्टेड होंगे, कुछ नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, जो इलेक्टेड होंगे उनका यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज से इलेक्शन होगा, लगभग 60% लोगों का इलेक्शन होगा, और 40% लोग प्रिंसली स्टेट्स द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगली बात, डोमिनियन, जो यूनियन ऑफ इंडिया एक डोमिनियन बनेगा, उसको यह अधिकार होगा कि वो कॉमनवेल्थ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ब्रिटेन ने बनाया था, जिसमें ब्रिटेन और उसके गुलाम देश मेंबर थे। तो कॉमनवेल्थ का मेंबर रहना या न रहना भारत के हाथ में होगा, वो डोमिनियन के हाथ में होगा जो भारत बनेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी कौन से ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भारत को बनना है, कौन से का नहीं, वो खुद डिसाइड करेगा।
ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई थी, जो कि अगस्त ऑफर में नहीं था। ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया इन ब्रिटिश हैंड, लगभग भारत को सभी विषयों पर आजादी मिल जाएगी, केवल उसका रक्षा, डिफेंस अंग्रेजों के हाथ में होगा। ठीक, प्रोविंसेस नॉट विलिंग टू ज्वाइन यूनियन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वे प्रांत जो भारतीय यूनियन में नहीं मिलना चाहते वो भारत से अलग रहेंगे, यानी उनका भारत से विभाजन कर दिया जाएगा और उनका अलग से संविधान होगा। ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। ठीक है, अगली बात, पावर ट्रांसफर विल बी नेगोशिएटेड बिटवीन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो पावर ट्रांसफर माने भारत में ब्रिटेन अपना शासन करने का अधिकार किसको दे, कांग्रेस को दे, मुस्लिम लीग को दे, हिंदू महासभा को दे, किसको दे, इस पर चर्चा किया जाएगा कि पावर ऑफ ट्रांसफर कब किया जाए, कैसे किया जाए, किसको किया जाए। तो उसके लिए भारत की तरफ से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और ब्रिटेन की तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में नेगोशिएशन होगी और उसी के हिसाब से पावर ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये था क्रिप्स मिशन के प्रपोजल्स। ठीक है, अब ये क्रिप्स मिशन आया क्यों, इसके पीछे आने का कारण क्यों था, अंग्रेज इतनी सारी छूट हमें दनादन क्यों दे रही थी। पहला, आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, जिसमें कांग्रेस ने शुरू से द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध करना शुरू कर दिया था कि भारत इसमें भाग नहीं लेगा। इसका विरोध कांग्रेस ने शुरू से कर दिया था, और जिसके अंतर्गत कांग्रेस रेजिग्नेशन फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कांग्रेस ने जो 8 राज्यों में सरकार बनाई थी 1937 के चुनाव में, तो वहां से कांग्रेस ने रेजिग्नेशन देकर के ये बता दिया कि इस बार हम आपके साथ युद्ध में नहीं है। दूसरा, फेल्यूर ऑफ अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर असफल हो चुका था, इसलिए कोई ना कोई नया ऑफर भारत को देना था ताकि उनको हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर सके। तीसरी बात, जापानीज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन डच, दिसंबर 1941 में जापान ने डच के विरुद्ध, जो नीदरलैंड के लोग हैं उनके खिलाफ युद्ध जो है की घोषणा कर दी, और उस समय इंडोनेशिया डच का गुलाम था। तो इसका मतलब यह है कि जापान इंडोनेशिया पर भी हमला करेगा, और जब जापान इंडोनेशिया पर हमला करेगा तो आप मैप में देख लेंगे कि इंडोनेशिया से भारत कितना दूर बच जाता है। इंडोनेशिया पहुंच गए माने अंडमान पहुंच गए, और अंडमान पहुंच गए माने भारत पहुंच गए। ठीक है, तो अंग्रेजों को यह डर था कि कहीं जापान वाले इंडोनेशिया पर हमला करते हुए भारत की तरफ हमला न करते, क्योंकि भारत भी ब्रिटेन का गुलाम है, और जापान और ब्रिटेन और जापान नीदरलैंड ये दोनों एक दूसरे के विरोध में थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। ठीक है, इसलिए यह डर भी सता रहा था कि कहीं जापान भारत पर हमला ना कर दे। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्फिडेंस वाज लो। इसके अलावा जर्मनी, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ा और बहुत गहरी चोट पहुंचाई उसने शुरू में ब्रिटेन को, फ्रांस को, अमेरिका को। ठीक है, तो जर्मनी की तेजी, जापान की तेजी और जापान का भारत की ओर बढ़ना, ये सब बातें देख करके जो ब्रिटेन है उसकी हालत खराब हो गई, उसका कॉन्फिडेंस बहुत कमजोर हो चुका था। ठीक है, इसलिए वो चाहती थी कि भारत का सहयोग हमें मिले ही मिले। उसी समय फॉल ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर ब्रिटिश का गुलाम था, लेकिन 15 फरवरी 1942 को जापान ने सिंगापुर पर विजय प्राप्त कर ली। अंग्रेजों की यहां पर बहुत करारी हार हुई। रिट्रीट फ्रॉम रंगून, रंगून यानी कि आजकल जो बर्मा की राजधानी थी उस समय रंगून, आजकल नेपीदा उसकी राजधानी है, वहां पर बहुत सारे भारतीय सैनिक जो ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे थे उनको कैप्चर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और बर्मा में भी अंग्रेजों की बड़ी करारी हार हुई। इन सब परिस्थितियों से घबरा गए थे अंग्रेज, और उनको लग रहा था कि अब भारत का सहयोग बहुत जरूरी है। ठीक है, अगली बात, इंडियन रेवोल्यूशनरीज वर्किंग विद जापान, भारत के क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, ठीक है, ऐसे कुछ क्रांतिकारी जापान के साथ मिलकर के लड़ रहे थे। जापान उनको पैसा दे रहा था, हथियार दे रहा था, और 40,000 के आसपास आजाद हिंद फौज की सेना थी जो जापान की ओर से लड़ रही थी ब्रिटेन के खिलाफ। यह भी एक बहुत बड़ा डर था। थ्रेट ऑफ जापानीज इन्वेशन ऑन इंडिया, भारत पर जापान के आक्रमण का खतरा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत हमारे हाथ से निकल जाए और जापान के हाथ में चले जाए। यूएस एंट्री इन वॉर एंड इट्स प्रेशर ओवर ब्रिटेन टू टुक हेल्प फ्रॉम इंडिया, अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत आखिरी में समझ लीजिए एंट्री हुई है, जब जापान ने गलती कर दी कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। तब तक अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में किसी का साथ नहीं दे रहा था, ठीक है, लेकिन जब पर्ल हार्बर नामक उसके बंदरगाह पे
जापान ने हमला कर दिया तो फिर अमेरिका की त्योरियां चढ़ी, उसको दिमाग खराब हुआ और फिर वो ब्रिटेन इत्यादि का साथ देने के लिए जो एलाइड पावर है उसमें शामिल हो गया। और जब अमेरिका शामिल हुआ तो उस समय चीन की हालत खराब थी, चीन को भी जापान ने हरा दिया था और चूंकि उसी ग्रुप में चीन भी था जिस ग्रुप में अमेरिका और ब्रिटेन थे, इसलिए अमेरिका के जो उस समय के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, वो रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति ये चाहते थे कि यदि चीन को बचाना है जापानियों से तो उसमें भारत की मदद बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत और बर्मा के रास्ते से ही चीन को हम कुछ युद्ध सामग्री इत्यादि पहुंचा सकते हैं। इसलिए भारत का सहयोग ब्रिटेन को मिलना, एलाइड पावर्स को मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए अमेरिका, बाद में फ्रांस और रूस इत्यादि ने भी दबाव डाला ब्रिटेन के ऊपर कि भारत जो मांग रहा है उसको दे दो, क्योंकि हमें उनका सहयोग बहुत जरूरी है, नहीं तो हम युद्ध हार जाएंगे। तो इन दबाव के चलते भी ये नए नए ऑफर जो है हमको दिए जा रहे थे। मुस्लिम प्रोटेस्ट इन इंडिया, अच्छा, इसके अलावा यूएस पोस्ट वॉर वर्ल्ड ऑर्डर, इसके अलावा अमेरिका ने इस शर्त में द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था कि युद्ध खत्म होने के बाद इन सारे देशों को जिन्होंने दुनिया भर में कई देशों को गुलाम बना रखा है उनको आजाद कर दिया जाएगा, उनको स्वतंत्रता दी जाएगी। इस शर्त में ब्रिटेन का साथ दिया था अमेरिका ने, ठीक है। और अमेरिका का उस समय दबदबा था तो अमेरिका की बात कोई इनकार नहीं कर सकता था। इसके अलावा मुस्लिम प्रोटेस्ट इन इंडिया, भारत में मुसलमान भी आंदोलन कर रहे थे और अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहे थे, वो अपना पृथक पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। तो ये सारी परेशानियां थी, इन परेशानियों को ध्यान में रख करके अंग्रेजों ने ये क्रिप्स मिशन भारत में भेजा कि जाओ भैया, किसी प्रकार साम दाम दंड भेद, आजादी के अलावा भारत को जो चाहिए सब दे दो और उसको अपने पक्ष में करो, ठीक है। तो ये पृष्ठभूमि थी और ये प्रस्ताव थी। रिस्पॉन्स, अब ये जो क्रिप्स मिशन का प्रपोजल है, इस पे क्या रिस्पॉन्स दिया हमारे यहाँ के लोगों ने। कांग्रेस ने कहा कि हमें आपका ये प्रस्ताव बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि हमें डिमांडेड इमीडिएट सेल्फ गवर्नमेंट, हमें अभी इसी वक्त आजादी की घोषणा करो और हमें कुछ चीजें दे दो, तभी हम आपका साथ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ फेलिंग बैंक। पोस्ट डेटेड चेक, चेक दो प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिक्स में लोग पढ़ते हैं, प्री डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। मैं आज आपको चेक दूं और उसमें 2 महीना 4 महीना 6 महीना आगे का डेट लिख दूं, ठीक है, तो क्या भरोसा कि उस 2 4 6 महीना वाले डेट में मेरे अकाउंट में पैसा होगा कि भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ब्रिटेन जो हमें चेक दे रहा है, क्रिप्स मिशन के रूप में हमें आजादी दे रहा है, खुद ब्रिटेन का भरोसा नहीं है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन जीतेगा कि हारेगा। तो ऐसा ब्रिटेन की तुलना उन्होंने बैंक से की और क्रिप्स मिशन की तुलना उन्होंने चेक से की और उन्होंने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, उत्तर दिनांकित चेक, वो भी एक ऐसे बैंक का जो खुद डूबने वाला है। तो गांधी जी ने उसकी खिल्ली उड़ाई, रिजेक्ट करने को बोला कि ऐसा प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है, ठीक है। और गांधी जी ने जब इनको मना कर दिया तो फिर अब आगे का कांग्रेस का रणनीति थी कि अब हम क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग का क्या रिस्पॉन्स था? मुस्लिम लीग ने कहा हमें तो एक ही चीज चाहिए, पाकिस्तान, वो तुमने दिया नहीं, हमें मंजूर नहीं, बात खत्म। आउटकम, अब इसका ओवरऑल आउटकम क्या निकला क्रिप्स मिशन का? क्रिप्स मिशन को ना मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया ना कांग्रेस ने स्वीकार किया, फेल हो गया। जिस उद्देश्य से आया था वो फेल हो गया, क्रिप्स खाली हाथ यहां से वापस गए, ठीक है। अब इसके फेल होने के पीछे कारण क्या क्या थे? पहला कारण, ऑल द थिंग्स ऑफर्ड वर टू बी फुलफिल्ड आफ्टर वॉर विल बी ओवर, यानी इसमें यह कहा गया था कि ये सारी चीजें हम आपको देंगे लेकिन तब देंगे जब युद्ध खत्म हो जाए। कांग्रेस कहता था अभी दो, हमें बात का कोई भरोसा नहीं, तुम हराम करो तुम लोग, ठीक है। इस बात पे मुस्लिम लीग डिमांड ऑफ सेपरेट पाकिस्तान नॉट फुलफिल्ड, मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान वाली डिमांड थी वो फुलफिल नहीं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया था। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो रिजेक्ट किया था उसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण तो यही था कि हमें तुरंत आजादी दो। दूसरा कारण यह था कि इसमें यह कहा गया था, आगे मैं आपको बताऊंगा पॉइंट नंबर 5 और 6 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स बाय नॉमिनेटेड मेंबर्स। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब यूनियन बनेगा तो 60% लोग इलेक्टेड होंगे, 40% लोग प्रिंसली स्टेट्स द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। अब ये प्रिंसली स्टेट्स द्वारा जो नॉमिनेट किए जाएंगे, अब चूंकि प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल होती है तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी ब्रिटिश सरकार द्वारा ही कंट्रोल होंगे। इसलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनेगी वो पूर्ण रूप में भारतीय असेंबली नहीं रहेगी। इसका कांग्रेस ने विरोध किया। एक और बात इसमें था क्रिप्स मिशन में कि जब यूनियन बनेगा
यूनियन बनने के बाद प्रांत को यह अधिकार है कि अगर उसको यूनियन का संविधान नहीं मानना तो वो उस पूरे यूनियन से अलग होकर के अपना अलग संविधान बना सकता है। ठीक है, यानी भारत के प्रांतों को यह अधिकार होगा कि वो भारतीय यूनियन से अलग हो जाए। इन दोनों पॉइंटों पर कांग्रेस ने विरोध किया था, इसलिए कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा इस मिशन के रिजेक्ट होने के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण था, बिहाइंड द सीन एफर्ट्स ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू सबोटेज मिशन। इसके अलावा वायसराय ऑफ इंडिया और जो लंदन में बैठा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो दिल से नहीं चाहते थे कि ये मिशन जो है वो पास हो, ये मिशन को फेल करवाना चाहते थे और अल्टीमेटली फेल हो गया। तो ये सारे कारण थे इस मिशन के फेल होने। इस कृष्ण मिशन का इंपॉर्टेंस क्या है? भले ये फैल रहा लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस है। अ कंक्रीट प्लान ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फर्स्ट टाइम, पहली बार भारत में संविधान सभा बन, देखिए दोनों पॉइंट को समझिए, भारत में पहली बार संविधान सभा बनेगी ऐसा कहा था अगस्त प्रस्ताव में, लेकिन कैसे बनेगी, कब बनेगी, उसमें कौन होगा कौन नहीं होगा, इसको कहने का पहली बार साहस किया था कृष्ण मिशन ने। तो यदि परीक्षा में आएगी पहली बार भारत में संविधान सभा बनाने की बात किसने कही थी? अगस्त प्रस्ताव में कही थी। भारत में एक सुव्यवस्थित संविधान सभा जिसमें सारे के सारे मेंबर भारतीय होंगे ऐसा कहा था कृष्ण मिशन ने। तो ये दोनों अंतर समझ लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली बाय इंडियंस, जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सारे मेंबर्स इंडियंस होंगे तो जो संविधान बनेगा वो इंडियंस का ही अधिकार है, इंडियंस ही अपना संविधान बनाएंगे। पहली बार ऐसा कृष्ण मिशन में कहा गया था। अगली बात, फ्रीडम टू ज्वाइन और नॉट द कॉमनवेल्थ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें थी। इसके अलावा डोमिनियन स्टेट्स विद अ यूनियन, एक यूनियन होगा फेडरल की जगह, ये चार महत्वपूर्ण इसके महत्व है। अब हम आगे देखते हैं, ये मिशन फेल हो गया और कांग्रेस ने आगे की प्रोग्राम में तय किया कि अब हम भारत में पूर्ण रूप में आजादी प्राप्त करने के लिए, अब अंग्रेज तो दे नहीं रहे हैं तो हमें कुछ आंदोलन करना पड़ेगा, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो है हम जारी करेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को ऑफिशियली शुरू हुआ। Launched by Indian National Congress under the leadership of Gandhi, demanding an end of British rule in India. भारत छोड़ो आंदोलन गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था और जिसकी एक ही मांग थी, भारत को छोड़ दो अंग्रेजों लोग, ठीक है, हमें आजादी दे दो। इस आंदोलन को जारी करने के लिए कांग्रेस ने स्पेशल सेशन बुलवाया था बॉम्बे में। वहां एक जगह है ग्वालियर टैंक, तो ग्वालियर टैंक नामक बंबई में जो जगह है वहां पर कांग्रेस का स्पेशल सेशन बुलवाया गया था 8 अगस्त 1942 को। और इसमें गांधी जी ने अपने कांग्रेस के अनुयायियों को एक भाषण दिया था जिसको कहा गया था क्विट इंडिया मूवमेंट स्पीच। इस स्पीच में गांधी जी ने अपने अनुयायियों को नारा दिया था डू एंड डाई, करो या मरो, यही समय है, ठीक है, या तो कर जाओ या मर जाओ, डू एंड डाई। एंड इसके अलावा उन्होंने कहा था ऑर्डरली विड्रॉवल ऑफ ब्रिटिश, क्रमिक रूप से अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए, यह भाषण उन्होंने अपना दिया था। बैकग्राउंड, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने का कारण क्या था? पहला, फेल्यूर ऑफ अर्लियर अटेम्प्ट्स, इसके पहले के सारे प्रयास, अगस्त ऑफर, कृष्ण मिशन, ये सब तो फेल हो चुके थे और भारत को आजादी के अलावा कुछ नहीं चाहिए थे, तो आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। दूसरा, मुस्लिम लीग का डिमांड, मुस्लिम लीग लगातार पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी और उससे भारत में सांप्रदायिक हिंसा भड़क रहा था। मुस्लिम लीग एक तरफ अपने आप को तो पाकिस्तान के लिए मना रही थी, सिखों को भी मना रही थी, दलित को भी मना रही थी। सिखों तो कह रही थी तुम भी अपना अलग देश मानो, तो दलित से कह रही थी तुम लोग हमारे साथ आ जाना। तो ये तमाम सांप्रदायिक हिंसा भारत में जो है बढ़ रही थी, इसलिए आंदोलन छेड़ना जरूरी हो गया। इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑन इंडिया, भारत पर द्वितीय विश्व युद्ध का लगातार प्रभाव जो है वो बढ़ते जा रहा था। भारत में आर्थिक दिक्कतें आ रही थी, भारत के सैनिक मरते जा रहे थे, ये तमाम दिक्कतें भी भारत में बढ़ती जा रही थी। डिमांड्स ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरीज, भारत के क्रांतिकारी शुरू से अंग्रेजों के पक्ष में नहीं थे कि हम इस युद्ध में पार्टिसिपेट करें। रिवोल्यूशनरी भी चाहते थे कि ये समय है हम जापान, जर्मनी इत्यादि का साथ दें। तो उनकी ये मांग थी कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बड़ा करना चाहिए, तो गांधी ने उसी बड़ा करने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। इसके अलावा ब्रिटिश सेटबैक इन साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, जहां पर सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा इत्यादि जगह पर ब्रिटेन की बड़ी करारी हार हो गई थी। ये भारतीयों के एक मौका था, दुश्मन कमजोर है, धावा बोल दो। थ्रेट ऑफ जापानीज इन्वेजन, भारत को यह डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जापान आक्रमण कर ले और हम ब्रिटेन के चंगुल से छूट जाएं और जापान के चंगुल में फंस जाएं। तो हम आंदोलन शुरू कर देंगे तो जापानियों की भी हिम्मत हम पर हमला करने की नहीं होगी। इन तमाम कारणों से क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया। अब इस मूवमेंट को जब लॉन्च किया गया तो इस मूवमेंट के समर्थन में कौन थे और विरोध में कौन थे, ठीक है। तो जिन्होंने इस आंदोलन में
अंग्रेजों का साथ दिया या क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया, ठीक है, वो लोग कौन थे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय 12 मेंबर थे जिसमें 8 मेंबर तो भारतीय थे और ये पूरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय अंग्रेजों के साथ खड़ा था, ठीक है। दूसरा मुस्लिम लीग, तीसरा हिंदू महासभा, चौथा इंडियन इंपीरियल पुलिस, भारत की जो पुलिस है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी और इंडियन सिविल सर्वेंट्स, ये क्विट इंडिया मूवमेंट के विरोध में थे, यानी उसको कुचलने दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। अगेंस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ यहां पर वे हैं जो क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ हैं लेकिन अंग्रेजों के समर्थक हैं। यहां दूसरे वाले में है जो केवल क्विट इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट है लेकिन वो अंग्रेजों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इनमें है रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स और बिजनेस कम्युनिटीज। बिजनेस कम्युनिटी इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध कर रही थी क्योंकि युद्ध के समय उनका व्यापार बड़ा फल फूल रहा था, इसलिए वो चाहते थे कि युद्ध चलता रहे, हमारी कमाई होती रहे। गांधी इंस्ट्रक्शन फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट, जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया तो गांधी हर आंदोलन के पहले अपने अनुयायियों को समझाते बुझाते कि क्या करना है आंदोलन में, तो वही कुछ इंस्ट्रक्शन गांधी ने दिया। अलग अलग वर्ग के लोगों को अलग अलग इंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट सर्वेंट को इन्होंने कहा नॉट रिजाइन, इस बार आपको अपने पद से बाइकआउट नहीं करना, पद में त्याग नहीं करना, बल्कि आपको अपनी श्रद्धा, आपको अपनी भक्ति कांग्रेस और भारत के प्रति दिखानी है, ठीक। टू द सोल्जर्स, सिपाहियों से, सैनिकों से कहा कि आप आर्मी मत छोड़िए, लेकिन किसी भी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनकर्ती पर जब आपको फायर का ऑर्डर दे तो मानने से इनकार कर दीजिए। तीसरा, टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से कहा जहां तक संभव हो सके बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दो, कोई कॉलेज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आंदोलन में भाग लीजिए। चौथा, टू द पीजेंट्स, किसानों से कहा जमींदार, यदि जमींदार अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं तो उनको कर मत दो, और यदि वो हमारा साथ दे रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा समझौता करके उनको कर देते रहो, ठीक है। गांधी ने और भी कई लोगों को आगे इंस्ट्रक्शन दिया जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक इसको समझिए। धन्यवाद।